हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल के पार्ट 2 को, जिसमें हम जेनेत्सु और अपर रैंक काइगाइकू का फाइट देखेंगे। तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आकर बोलने लगता है कि तुम यहीं हो ना, मुझे पता है तुम यहीं हो, इसलिए बाहर निकलो। तो दूसरी तरफ से आवाज आता है कि अपने सीनियर का कुछ तो इज्जत करो, कुछ तो समीर सीखो। अब वो बाहर निकल के आता है और ये कोई और नहीं बल्कि काइगाइकू था। तो जेनेत्सु बोलने लगता है कि मैं तुम्हें सीनियर नहीं मानता हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो। दूसरी तरफ हमें तांजीरो और गियो को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी तांजीरो के नीचे की जमीन हट जाती है जिसकी वजह से तांजीरो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वो अपने वाटर ब्रीदिंग के 9th फॉर्म का यूज करता है और वो दोबारा से ऊपर आ जाता है। तब गियो तांजीरो को संभल के रहने के लिए बोलने लगा और वो दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें कुछ कौओं को दिखाया जाता है जिनके ऊपर तालिस्मान लगे हुए थे, जो सभी को बताने लगता है कि शिनोबु अब मारी गई है, वो अपर रैंक 2 से लड़ते हुए मारे गए है। जो सुनकर तांजीरो शिनोबु के बारे में सोचने लगता है कि वो सभी के साथ कितने अच्छे से रहती थी। तब इन कौओं को देखकर गियो सोचने लगता है कि आखिरकार इन कौओं के ऊपर वो तालिस्मान कैसे लगे हुए हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि इन तालिस्मान की मदद से गाय के जितने भी बच्चे थे वो उन सब इस पूरे जगह के मैप बना रहे होते हैं और साथ ही उस तालिस्मान की मदद से उस जगह पर जितने भी डीमन थे उन सभी को देखकर सभी को बता रहे थे कि कहाँ कितने सारे डीमंस हैं। और एक तालिस्मान गाय के बेटे के ऊपर भी लगा हुआ था जिसकी वजह से इस तालिस्मान की मदद से वो कौवे वहाँ पर जो भी देख पा रहे थे वो चीज ये लोग भी देख पा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग उस पूरे कैफल का मैप बना रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि कगाया ने पहले ही इन सब की तैयारी कर लिया था और जोमी की मदद से उसने इस सभी चीज की तैयारी की थी और अभी कौओं की मदद से उसने सभी डीमन स्लेयर को भी इस बारे में बता दिया था। उन कौओं को उस कैफे में 5 जगहों पर कुछ ज्यादा ही लाइट दिखाई दे रही थी। वो इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि वहाँ पर अपर रैंक्स वाले डीमंस थे। अब हमें काइगाइकू को दिखाया जाता है जो जेनेत्सु का मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है कि तुम तो पहले की तरह ही अभी भी कमजोर दिख रहे हो, क्या तुम हासिल बन पाए। अब वो ये भी पूछता है कि क्या तुमने अभी तक पहले फॉर्म के अलावा कोई और भी फॉर्म सीख पाए। इस पर जेनेत्सु काइगाइकू को बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपर रैंक्स के जगह भरने के लिए लाया गया था और तुम इतने में ही खुश हो गए। अब जेनेत्सु काइगाइकू से पूछने लगता है कि तुम डीमन क्यों बन गए, तुम थंडर ब्रीदिंग के वारिस बनने वाले थे लेकिन फिर भी तुम डीमन क्यों बन गए। तब वो बताने लगता है कि तुम्हारे डीमन बनने की वजह से ग्रैंडपा ने सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपना दुख एक पेपर पर लिखकर मुझे भेजा था। किसी के लिए भी खुदकुशी करना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया और मर गए। काइगाइकू बोलने लगता है कि वो मर गए तो मैं क्या करूँ, मैं क्या शांत बैठा रहूँ। और मैं उन लोगों की इज्जत कभी नहीं करता हूँ जो मेरी ताकत का इज्जत नहीं करते, इसलिए मैं उनके साथ कभी नहीं रहना चाहता था। मैं इतना ताकतवर था फिर भी उन्होंने मुझे नाकारा बोला और तुम्हारे साथ मिलकर उत्तराधिकार बनने के लिए बोला जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जेनेत्सु बोलने लगता है कि मैं नाकारा हूँ तो तुम भी गद्दार हो, मैं पहली फॉर्म यूज कर सकता हूँ जबकि तुम पहली फॉर्म के अलावा सभी फॉर्म यूज कर सकते हो। वही कहा गया कि थंडर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म यूज करके जेनेत्सु पर अटैक कर देता है, लेकिन जेनेत्सु उसके अटैक से बचकर काइगाइकू पर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो काइगाइकू भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि वो इतना तेज कैसे हो सकता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपर रैंक 1 काइगाइकू को खून दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि जब तक जान है तब तक हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई भी तुम्हें नाकारा बोले, मजाक उड़ाए या कुछ भी करे, लेकिन जब तक जान है तब तक हार नहीं माननी चाहिए। तुम और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए ही डीमन बनना चाहते हो और अगर मेरे मास्टर को लगा कि तुम में कुछ बात है तो ये अच्छी बात होगी। तलवारबाज जितना ताकतवर होता है उसे डीमन बनने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। मुझे डीमन बनने में पूरे 3 दिन लग गए थे। खून काफी कीमती है, इसलिए अगर इसका एक बूंद भी नीचे जमीन पर गिरा तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। काइगाइकू उस खून को पी लेता है क्योंकि उसके सामने अपर रैंक 1 था जिसको देखकर वो काफी डरा हुआ था, लेकिन उसके सामने तो जेनेत्सु कुछ भी नहीं है। जेनेत्सु अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो अकेले एक अपर रैंक को हरा सके, क्योंकि ये वही है जो बचपन में रोते पिलकता फिरता था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेत्सु एक गड्ढे में गिर गया होता है, जिसकी वजह से वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं गड्ढे में गिर गया, मेरे पैर में मोच आ गई है। तब उसके ग्रैंडपा उन दोनों को ही कपड़े देते हैं, जहाँ जेनेत्सु बोलने लगता है कि ये कपड़ा तो मेरे लिए काफी बड़ा है और काइगाइकू बोलने लगता है कि वो जेनेत्सु और मुझे बराबर समझता था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जेनेत्सु सोचने लगता है कि मैं सभी फॉर्म में से केवल फर्स्ट फॉर्म को ही सीख पाए, लेकिन तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा सभी फॉर्म को सीख पाए, इसलिए ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं और तुम मिलकर साथ में थंडर ब्रीदिंग के उत्तराधिकारी बने, लेकिन तुम वो नहीं चाहते थे और तुम्हें डीमन बनना ही सही समझा। अब काइगाइकू जेनेत्सु पर थंडर ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म को यूज करके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जेनेत्सु काफी दूर जाकर गिरने लगता है और तभी काइगाइकू दोबारा से उस पर अटैक कर देता है। जेनेत्सु उसके सभी अटैक को रोकने लगता है और काइगाइकू बोलने लगता है कि उस बुढ़े ने सभी चीजें तुम्हें सिखाई, इसलिए अभी तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग के 1st फॉर्म का यूज करके काइगाइकू पर अटैक कर देते, लेकिन काइगाइकू उसके अटैक से आसानी से रोक लेता और बोलने लगता है कि तुम बच्चों की तरह सीधा ही अटैक करते हो, लगता है तुमने कुछ नहीं सीखा है। काइगाइकू थंडर ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म का यूज करके जेनेत्सु पर अटैक कर देता है, जिसे जेनेत्सु बड़ी मुश्किल से ही रोक पा रहा होता है और उसे चोट भी लग रही होती है। जेनेत्सु सभी दीवारों के सहारे 1st फॉर्म का यूज करके काइगाइकू पर अटैक करने लगता है, लेकिन काइगाइकू उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब काइगाइकू थंडर ब्रीदिंग के 5th फॉर्म यूज करता है और जेनेत्सु पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जेनेत्सु काफी डैमेज हो जाता है और
उसके सभी नसें लाल हो जाती है और काइगाकू बोलने लगता है कि मेरे ब्लड डीमन आर्ट की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। काइगाकू जेनेत्सु पर अटैक करके बोलने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो या एट फॉर्म, अगर तुम केवल एक ही अटैक कर पाते हो तो ये काफी शर्म की बात है। अब जेनेत्सु बोलने लगता है कि मैं उतना ही सीखा हूँ जितना सीख पाया। तब काइगाकू थंडर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म का यूज करके जेनेत्सु पर अटैक कर देता है, जिसे जेनेत्सु रोक तो लेता है लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है और काइगाकू बोलने लगता है कि जो अटैक तुम्हें लगा है वो तुम्हारे शरीर को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देगा। मैं तुमसे काफी बेहतर हूँ, तुम्हारे सभी साथियों से भी काफी बेहतर हूँ। अब तुम्हें पता चला कि उस बूढ़े का फैसला गलत था। तब जेनेत्सु को अपने दादाजी की याद आने लगती है, जहाँ पर उसके दादाजी जेनेत्सु को डांट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अपने सीनियर से कुछ सीखो, तुम काफी कमजोर हो। सभी लोग जेनेत्सु के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं कि वो केवल फर्स्ट फॉर्म ही सीख पाया है, जबकि फर्स्ट फॉर्म तो केवल शुरुआती फॉर्म ही है और इसके बाकी फॉर्म काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन ये केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर पाया है। कभी हासिरे नहीं बन पाएगा और जल्द ही मर जाएगा, जिसकी वजह से जेनेत्सु को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है। तो ऐसे काइगाकू जेनेत्सु को डांटा होता है कि तुमने अपने सीनियर पर हाथ क्यों उठाया, तुम अपना नाम तो बदनाम कर ही रहे हो जबकि अपने स्कूल का नाम ही बदनाम कर रहे हो। और जेनेत्सु सोचने लगता है कि मैं बचपन से ही जानता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर ही चलना चाहता था। पर मेरे लिए तुम्हारे बिना जिंदगी जीना काफी अधूरी लगती थी, लेकिन तुम्हें देखकर ये साफ पता चलता था कि तुम्हारे लिए ये काफी नहीं था और तुम खुश नहीं हो। इसलिए काइगाकू और जेनेत्सु ने अलग अलग रास्ते चुने। अब हमें पर्जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनेत्सु अपनी तलवार को पकड़कर एक फॉर्म को यूज करने लगता है जो काफी पावरफुल था, जिसे देखकर तो काइगाकू भी शौक हो जाता है। सच में ये फॉर्म काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी जेनेत्सु अटैक कर देता और बोलता है थंडर ब्रीदिंग 7 फॉर्मर एक ही अटैक में काइगाकू का गला काट देता है। अब काइगाकू नीचे गिरने लगता है और सोचने लगता है कि कौन सी मूव थी जिसे मैं भी नहीं देख पाया। मैं समझ गया, ग्रैंडपा ने तुम्हें ये अलग से सिखाई है जो मुझे नहीं सिखाई थी। जेनेत्सु बोलने लगता है कि तुम गलत हो, तुम गलत बोल रहे हो। इस फॉर्म को मैंने खुद ही बनाया है, इस फॉर्म को पूरी तरह से मैंने खुद ही क्रिएट किया है और ये 7th फॉर्म है। मैंने सोचा था इस फॉर्म को मैं तुम्हारे साथ यूज करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ सोचने लगता है कि क्या सच में इस कचरे ने 7th फॉर्म बना ली, जिसे फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आता था। ये मेरे मुकाबले काफी कमजोर था, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि मैं इस निकम्मे से हार गया। लेकिन तभी वो सोचता है कि मैं हारा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरह ये भी नीचे गिर रहा है और इसमें खुद को बचाने की जान नहीं बची है, इसलिए अगर ये नीचे गिरा तो ये भी मारा जाएगा। तभी वहाँ एंटी होती है सोशिरो को, जो कागाया को बोलने लगता है कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा और इसलिए तुम अकेले ही मरोगे। तब वो जेनेत्सु को लेकर ऊपर आ जाता है। वही हमें जेनेत्सु को दिखाया जाता है जो एक सपना देख रहा होता है, जहाँ वो अपने ग्रैंडपा के सामने था, जहाँ वो अपने ग्रैंडपा से बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं काइगाकू को सही रास्ते पर नहीं ले आ पाया। मैंने उसे चिट्ठियां भी लिखी लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया। मैं चाहता था कि आपके जीते जी मैं हासिरा बन जाऊं, लेकिन मैं नहीं बन पाया और मैं आपको वो सुख नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था, इसलिए मैं मुझे माफ कर दीजिए। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जेनेत्सु, मुझे खुशी और गर्व दोनों ही तुमने दिलवाया है। मैं कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जेनेत्सु की आंखें खुल जाती है, जहाँ पर मुरादा और बाकी डीमन स्लेयर भी आए हुए थे, जहाँ पर मुरादा सोशिरो को बोल रहा था कि इसकी जान बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन सोशिरो बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इसलिए तुम वो काम करो जो तुम्हारा काम है और चारों तरफ नजर रखो ताकि हमारे ऊपर कोई डीमन अटैक ना कर दे। तो मुरादा बोलने लगता है कि तुम्हारी रैंक क्या है, अगर तुम्हारी रैंक मुझसे कम हुए तो मैं तुमसे अच्छे से बदला लूंगा। सोशिरो सोचने लगता है कि मैं डीमन हूँ, मेरा डीमन स्लेयर के जैसा रैंक क्यों होगा। सोशिरो जेनेत्सु को थप्पड़ मारने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से मुरादा गुस्से में बोलने लगता है कि ये पहले से ही जख्मी है और ऊपर से तुम इसे मार रहे हो। तो सोशिरो बोलने लगता है कि मैं इसके खून रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं रुक रहा है। तभी मुरादा और बाकी सभी डीमन स्लेयर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम ठीक हो जाओ। तभी सोशिरो बोलने लगता है कि जिस अपर रैंक से तुम लड़े थे उसने अपनी सभी एबिलिटी को अच्छे से नहीं निखारा था, अगर तुम उसे 1 साल बाद लड़ते तो तुम नहीं जीत पाते। जिस वजह से मुरादा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम हौसले तोड़ने वाले बातें क्यों कर रहे हो। सोशिरो खड़ा हो जाता है और मुरादा को बताता है कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से यहाँ पर एक डीमन आ गया, इसलिए तुम लोग ही इससे लड़ो। तब मुरादा सोशिरो को जेनेत्सु का ध्यान रखने के लिए बोलता है और बाकी सभी लोग डीमन से लड़ने लगते हैं। अभी मुरादा वाटर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म का यूज करता है और उस डीमन को मार देता है और सभी डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सोशिरो अपने डीमन आई से देखता है कि गियो और तांजीरो एक अपर रैंक डीमन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब हमें तांजीरो को दिखाया जाता है। बढ़ते वक्त सोच रहा था कि अभी तक हमने किसी भी अपर रैंक का सामना नहीं किया है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से गियो और तांजीरो दोनों ही वहीं पर रुक जाते हैं। तभी तांजीरो को कुछ ऐसे स्मेल आने लगती है जिसे वो पहले भी जान चुका है और वो डरने लगता है। तभी वहाँ के सभी घरों को तोड़ते हुए एक अपर रैंक नीचे आने लगता है। गियो तांजीरो को पीछे हटने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एंटी होती है अकाजा का, जो बोलने लगता है कि बहुत अरसा हो गया हमें मिले हुए, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो तांजीरो कमांडो। तभी वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें तांजीरो, गियो और अकाजा का फाइट दिखाया जाएगा तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।